नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पर मैं मनीष बिमाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है पॉलिटी फॉर ऑल की सीरीज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्ट 2 है। जैसा कि हम लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्ट 1 में देखा कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, और जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से मैंने 2 उस वीडियो में कर लिए और आज हमें 3 करने हैं, जो कि है वैकेटिंग ऑफ सीट्स की एमपी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी सीट कैसे खाली होगी और उसमें वापस चुनाव कब हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट उसके बाद जो आज पढ़ेंगे फिर ऑथ और अफर्मेशन पढ़ना है कि वो कैसे ऑथ और अफर्मेशन लेते हैं। लास्ट दैट इज द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। ओके, ये चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है आज। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको हमारा ये सीरीज कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो दूसरा वीडियो लेक्चर है जो पार्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें जानते हैं। तो आज जो हम लोग है, जो हमें आज पढ़ना है वो है वैकेटिंग ऑफ सीट्स। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? वैकेटिंग ऑफ सीट्स की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी सीट्स कैसे वैकेंट होगी, कैसे खाली होगी सॉरी, कैसे होगी। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग 5 रीजन है वो पढ़ेंगे। 5 हैं। फर्स्ट है डबल मेंबरशिप। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया ना, मैं सच कह रहा हूँ, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सब कुछ समझ में आ जाएगा और मजा आ जाएगा जिंदगी में एमपी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है डिस्क्वालिफिकेशन। थर्ड रेजिग्नेशन। फोर्थ एब्सेंस एंड लास्ट दैट इज द अदर केसेस। जो कुछ भी कोई अदर केसेस है तो वो हम ये 5 चीजें वैकेटिंग ऑफ सीट्स में पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले डबल मेंबरशिप हम लोग पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डबल मेंबरशिप क्या होता है, कैसे होता है वो, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है डबल मेंबरशिप, कि आप डबल मेंबरशिप नहीं ले सकते, 2 जगह के एक साथ मेंबर नहीं बन सकते। दैट इज द डबल मेंबरशिप। ओके, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या होगा कि कोई भी पर्सन एक साथ दोनों हाउस का, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस एट सेम टाइम। एक सेम टाइम पर एक साथ वो दोनों हाउस का क्या है, मेंबर नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, जिसे हमने कहा था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, उस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ही जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने कुछ प्रोविजंस करे रिलेटेड टू द डबल मेंबरशिप, कि कब कब कौन से बेसिस में, सर्कमस्टेंसेस में डबल मेंबरशिप लगेगी। तो हम वो 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, तो कौन सा एक्ट लग रहा है? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। सबसे पहला, अगर 2 हाउस आपको पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, ये 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके 2 हाउस है। अब क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन है कि ये है कि अगर लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं, ओके, और ये ए पर्सन है, इसने क्या करा, लोकसभा के इलेक्शंस भी कंटेस्ट करे और राज्यसभा के भी इलेक्शंस कंटेस्ट करे। क्या हुआ, दोनों जगह के जो चुनाव उसने, दोनों जगह के चुनाव कंटेस्ट करे। ओके, एक साथ मान लीजिए, एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों पे चुनाव हुए, लोकसभा की एक सीट पे भी हुए, राज्यसभा की एक सीट पे हुए, और एक कोई पर्टिकुलर पार्टी उसने एक को क्या है, चुनाव में टिकट दिया, बोला आप लोकसभा से भी लड़ो और राज्यसभा से भी लड़ो, दोनों से लड़ो। अब बाय चांस से इतना पॉपुलर था, इतना अच्छा पर्सन था कि ये दोनों सीट से जीत गया, लोकसभा से भी जीत गया, वन लोकसभा में पहुंच गया और ये भी राज्यसभा में भी पहुंच गया। अब ये दोनों जगह जीत गया, पर कानून क्या कहता है, पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस एट द सेम टाइम। एक साथ आप दोनों हाउस में बैठ नहीं सकते हो। और कैसे बैठोगे भाई, जब हाउस चलेंगे तो दोनों साथ चलेंगे, लोकसभा भी चलेगा, राज्यसभा भी चलेगा, आपकी तो एक जगह तो प्रेजेंस हो सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसलिए क्या है, अब क्या साथ तो हो नहीं सकते, पर आप तो लोकसभा में भी जीत गए, राज्यसभा में जीत गए। तो अब क्या होता है, विद इन द 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर इस पर्सन को, ए को क्या है, हायर अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होगा कि सर मैं लोकसभा में रहना चाहता हूं या मैं राज्यसभा में रहना चाहता हूं। वो जिसमें भी रहना चाहता है उसको बताना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बताया 10 दिन के अंदर, तो क्या होगा, इसकी राज्यसभा वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और लोकसभा में इसको एमपी मान लिया जाएगा। ओके, तो क्या हुआ,
दोनों जगह चुनाव हुए, दोनों जगह एक ही पर्सन उतरा, दोनों जगह जीत गया, उसके बाद 10 दिन के अंदर नहीं बताया तो क्या होगा, उसकी राज्यसभा की सीट कैंसिल हो जाएगी और उसको लोकसभा का एमपी मान लिया जाएगा। अगर उसने 10 दिन के अंदर बता दिया कि सर मुझे लोकसभा में नहीं रहना, मुझे तो राज्यसभा में रहना है, तो लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी। पर अगर 10 दिन के अंदर नहीं बताया तो उसको लोकसभा का एमपी माना जाएगा और राज्यसभा की सीट खाली मान ली जाएगी, मतलब राज्यसभा में वापस इस सीट पे चुनाव होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है ये आपका लोकसभा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये राज्यसभा। ओके, कौन कौन सा हाउस है? 2 लोकसभा, राज्यसभा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, ये एक्स पर्सन है, ठीक है, ऑलरेडी हाउस में है, मान लीजिए ऑलरेडी लोकसभा में बैठा हुआ है, पर क्या हुआ, राज्यसभा के चुनाव हुए और इस एक्स पर्सन ने क्या करा, कंटेस्ट कर लिए इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शंस कंटेस्ट करे किसने, एक्स पर्सन। यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे चुनाव पहले हुए तो ये जीत गया और बैठ गया, पर अब मान लीजिए यहाँ पे चुनाव हुए और यहाँ पे इसने इलेक्शन कंटेस्ट करा और ये यहाँ पे क्या हो गया, वॉन हो गया, पहुंच गया, जीत गया। ओके, जीत गया, चुनाव जीत गया। तो अब क्या होगा, अब फिर इसको बताना पड़ेगा कुछ टाइम लिमिट के अंदर, 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर इसको बताना पड़ेगा किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि सब मैं लोकसभा में बैठा रहना चाहता हूँ या राज्यसभा में। अगर उसने नहीं बताया तो उसकी जो फर्स्ट हाउस था, फर्स्ट हाउस कौन सा उसके लिए, लोकसभा, तो यहाँ की सीट उसकी वैकेंट मान ली जाएगी और उसको राज्यसभा का मेंबर मान लिया जाएगा। इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है बच्चों। कैसे कि अगर मान लीजिए वो ऑलरेडी राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, ऑलरेडी राज्यसभा का मेंबर है और उसने लोकसभा के चुनाव लड़े, इसने लोकसभा के चुनाव लड़े और अगर उसने नहीं बताया और ये जीत गया लोकसभा में, अगर ये लोकसभा में जीत जाता है और अगर इसने नहीं बताया कि मुझे लोकसभा में रहना है राज्यसभा में, तो इसकी लोकसभा की सीट को क्या मान लिया जाएगा, सॉरी, राज्यसभा की सीट को उसको खाली कैंसिल कर दिया जाएगा और लोकसभा की सीट को मान लिया जाएगा। मतलब जो वो जिस फर्स्ट हाउस में पहले से बैठा हुआ है, ओके, और दूसरे हाउस में चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो अगर उसने नहीं बताया तो जो जिस भी फर्स्ट हाउस में वो पहले से बैठा हुआ वो सीट खाली मान ली जाएगी और दूसरे में उसको मेंबर मान लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं हम लोग। तीसरी बात ये भी कहता है ये एक्ट में कि भाई आप एक हाउस के अंदर भी 2 सीट पे नहीं हो सकते। जैसे आप मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में कोई भी एक पर्सन 2 सीट से भी नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2014 में 2014 में इलेक्शन हुए, ठीक है, लोकसभा के। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में लोकसभा में 2 जगह से चुनाव लड़ा। कहां से, एक वडोदरा और दूसरा वाराणसी, ठीक है, 2 जगह से चुनाव लड़ा, वडोदरा और वाराणसी। अब इनको क्या हुआ, दोनों जगह से जीते थे ना, दोनों जगह से। अब इनको क्या करा, एक जगह से बताना पड़ा कि मुझे कौन सी जगह से रहना। तो इन्होंने बोला सर मैं तो वाराणसी से रहूंगा, ठीक है, ये यूपी में है, ये गुजरात में, तो बोले मैं तो वाराणसी से ही रहूंगा। तो अभी क्या हुआ, बड़ौदा की सीट लोकसभा में खाली हो गई, यहाँ पे वापस इलेक्शन हुए होंगे, तो वाराणसी। तो कोई एक पर्सन एक जगह का भी नहीं रह सकता। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मोदी जी बताते ही नहीं, 10 दिन के जितना भी टाइम लिमिट था उसके अंदर बताते ही नहीं कि भाई मुझे बड़ौदा में रहना है या वाराणसी का एमपी रहना, तो क्या होता, तो इनकी दोनों सीट खाली हो जाती, दोनों सीट पे से एमपी हट जाती है, फिर दोनों सीट पे वापस इलेक्शन होते हैं। तो ये वाला बहुत डेंजरस है, ठीक है। पहले वाले में तो क्या था, एक हाउस का तो मेंबर बन के बैठे थे, किसी ना किसी का तो रहेंगे ही रहेंगे। पर यहाँ तो कंडीशन क्या थी कि अगर आपने नहीं बताया तो आप तो दोनों जगह से एमपी चले जाओगे, लोकसभा की दोनों सीट पे से एमपी नहीं हो, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। पर मोदी जी ने तो पहले बता दिया मैं तो वाराणसी से रहूंगा, तो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया और आगे उसको काम बढ़ा देगा। नहीं बताते तो दोनों सीटें उनकी खाली हो जाती, ठीक है। ओके, ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, फोर्थ। अब कोई भी पर्सन, फोर्थ पॉइंट इसी का डबल मेंबरशिप का, कोई भी पर्सन पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, अब आपको होता है जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, आप इन दोनों के मेंबर भी एक साथ नहीं हो सकते हो। जैसे मान लीजिए आप लोकसभा में हो और किसी, जैसे मान लीजिए गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हो, तो अब आप अगर चुनाव लड़ते हो और दोनों जगह पहुंच जाते हो, और अगर विद इन द 14 डेज, यहाँ बिल्कुल स्पेसिफिक लिखा हुआ है इस वाले केस में, विद इन द 14 डेज अगर आपने नहीं बताया कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में रहना है, पार्लियामेंट हाउस में रहना है, चाहे पार्लियामेंट का कोई सा भी हो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किस में आपको रहना है, तो आप बताओ, नहीं तो क्या होगा, आपकी ये पार्लियामेंट वाली सीट चली जाएगी, आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का ही पर्सन मान लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था डबल मेंबरशिप का केस। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछिएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, फर्स्ट डबल मेंबरशिप हो गया, सेकंड है डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, सेकंड
डिसक्वालिफिकेशन। तो मुझे उम्मीद है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं वो जो आज ये वीडियो देख रहे हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्ट 1 देख के आए होंगे। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किन किन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे लागू होंगे और अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा, उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी, उसकी सीट खाली हो जाएगी और फिर उस पर वापस इलेक्शन होंगे। तो सेकंड क्या हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन। थर्ड आता है रेजिग्नेशन। थर्ड आता है रेजिग्नेशन। अब अगर पर्सन खुद इच्छा से रिजाइन कर दे कि मुझे तो नहीं रहना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता, बस अब मैं रेस्ट करूंगा, मुझे नहीं रहना, तो क्या होगा, तो भी इसकी सीट खाली हो जाएगी। पर इसमें देखिएगा एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसे हम एमपी कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। अगर ये एमपी लोकसभा में है तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, स्पीकर को देगा। किसको देगा, स्पीकर को देगा। और अगर राज्यसभा में है तो किसको देगा, चेयरमैन को देगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि जब तक स्पीकर या चेयरमैन ये दोनों एक्सेप्ट नहीं कर लेते उसको, रेजिग्नेशन को, उसको मान नहीं लेते कि भाई जो उसने रिजाइन करा है वो सही बेसिस पे करा है, इसका जेन्युइन रीजन है, बिल्कुल अच्छा रीजन है, तो जब तक ये नहीं मान लेंगे तो उसकी क्या है, रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। और अगर रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करा तो सीट खाली या वेकेंट नहीं मानी जाएगी स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, रिजाइन देने के बाद भी स्पीकर और चेयरमैन पे डिपेंड करता है कि वो मानते भी हैं या नहीं मानते, तो ये ध्यान आपको रखना है। ओके, तो 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ हमारा कौन सा था, एब्सेंस वाला, एब्सेंस। फोर्थ एब्सेंस, साफ साफ लिखा हुआ है, एब्सेंट फॉर मोर देन 60 days विथआउट परमिशन। विथआउट परमिशन, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिन से ज्यादा बिना परमिशन के एब्सेंट हो जाता है तो उसकी सीट भी क्या है, खाली मान ली जाएगी। पर ध्यान रखिएगा एक वर्ड यूज होता है एडजॉर्न, ठीक है। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। अगर 5 दिन से ज्यादा, अगर 5 दिन से ज्यादा अगर हाउस एडजॉर्न्ड है, पोस्टपोन्ड है, तो उसके बाद की उसकी छुट्टियों में काउंट होगी, 5 दिन तक का तो होगा पर उसके बाद का उसका काउंट नहीं होगा। तो इसलिए 60 दिन अगर वो एब्सेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, उसमें फिर चुनाव होंगे। लास्ट हम लोग आते हैं जो कि अदर केसेस है, कि अदर केसेस में हमारे क्या क्या आते हैं। आप आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे जुड़े और मुझे बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही। फिफ्थ जो है आप अदर केसेस, अदर केसेस, अदर केसेस में सबसे फर्स्ट है इलेक्शन डिक्लेयर इनवैलिड बाय कोर्ट। ओके, अब अगर आप मानिए कि भाई चुनाव हो गए, वो पर्सन जीत भी गया, पर बाद में पता चला कि भाई साहब उसके इलेक्शंस में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, और अगर कोर्ट मना कर दे कि भाई ये जो चुनाव हुए थे गलत हुए थे, इनवैलिड है, तो इसका भी क्या है, वो भी पर्सन हट जाएगा और उसकी सीट खाली हो जाएगी, फिर चुनाव होंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इफ ही एक्सपेल्ड बाय द हाउस, अगर हाउस से निकाल दिया जाए, अगर उसको हाउस से बाहर निकाल दिया जाए तो भी उसका मान लिया जाएगा। थर्ड, अपॉइंट एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी पर्सन को, अगर वो ऑलरेडी किसी लोकसभा का, राज्यसभा का मेंबर है और अगर उसको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो क्या होगा, उसकी सीट खाली मान ली जाएगी, उसमें चुनाव होंगे। बेस्ट एग्जांपल है वाइस प्रेसिडेंट सर का, वेंकैया नायडू सर आज हमारे मौजूदा उपराष्ट्रपति है भारत के। तो जब इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया तब ये राज्यसभा के मेंबर थे, तो राज्यसभा के मेंबर थे, तब इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, वो सीट वैकेंट हुई और फिर उस पर इलेक्शन होकर नया पर्सन आया। फोर्थ, अपॉइंट एज गवर्नर, अगर आपको भारत के राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं और अगर आप उससे पहले किसी हाउस के मेंबर हैं तो भी आपको क्या है, वो सीट खाली मान ली जाएगी, क्योंकि अब आप उससे बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, आप गवर्नर बन चुके हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया कि सबसे पहले जो सीट्स वैकेंट कैसे होती है वो हम लोगों ने देख लिया। तो वैकेटिंग ऑफ सीट्स में हम लोगों ने 5 रीजन देख लिए, डबल मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, एब्सेंस और ये लास्ट अदर केसेस, ये 5 हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ओथ और अफर्मेशन का, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ओथ और अफर्मेशन कैसे लेता है। ओके स्टूडेंट्स,
ओथ और अफर्मेशन। देखिए ओथ और अफर्मेशन, अब कोई भी पर्सन जब लोकसभा में हो या राज्यसभा में वो जीत के जाता है तो वो क्या बन जाता है, एमपी बन जाता है। उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जब वो एमपी बन जाता है तो उसको क्या करते हैं, जब वो हाउस में पहुंचता है तो उसको ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। अब ये जो शपथ दिलाने का जो काम है वो किसका है, प्रेसिडेंट सर का है। ठीक है, प्रेसिडेंट सर का है। बट एक और प्रोसीजर किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट सर न दुला सके तो और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, एनी पर्सन अपॉइंट बाय हिम। प्रेसिडेंट सर ने बोला देखो मैं तो अभी फ्री नहीं हूं तो मैं इस पर्सन को अपॉइंट कर देता हूं, ये सबको ऑथ दुला देगा। तो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे लोकसभा है। अब आपको पता है लोकसभा में तो एक साथ इलेक्शंस होते हैं 543 सीट्स पे। आप बोलोगे सर आपने तो 545 सीट्स बताई, तो मैंने दो एंग्लो इंडियन की भी बताई थी जो कि नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से। तो 543 सीट्स पे एक साथ इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और तो वो भी लेंगी, ओके, और तो वो भी लेते हैं। तो इलेक्शंस हुए, अब 545 मेंबर्स को प्रेसिडेंट सर तो अकेले वो दिलाएंगे नहीं, काफी बड़ा है वो है। ठीक है, काफी बड़ी संख्या है तो नहीं दिला सकते। तो क्या करते हैं, इनमें से एक को जो बहुत सीनियर होता है, बहुत सीनियर होता है, उसको क्या है प्रेसिडेंट सर उसको और दिला देते हैं। इसको प्रेसिडेंट सर और दिला देंगे और फिर कह देंगे भाई जितने भी मेंबर है ना बाकी 544, क्योंकि एक को तो मैंने तुझे तो मैंने दिला दी, अब इन सबको तू और दिला दे। और ये जो एक पर्सन को इसको अपॉइंट करते हैं इसको क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर मतलब टेम्परेरी स्पीकर। कुछ समय तक, जिस दिन इसकी ओथ हो जाएगी कंप्लीट और एक परमानेंट स्पीकर बन जाएगा उसका, उस दिन तेरी पोस्ट खत्म हो जाएगी और तू सिंपल एमपी ही बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझिए प्रोटेम स्पीकर वाली आपको। ओके स्टूडेंट, तो ये सबको ओथ दुलाता है। अब क्या ओथ दुलाता है, आओ अपन वो देखते हैं। देखिए ओथ क्या दुलाएगा ये प्रेसिडेंट सर या जो पर्सन अपॉइंट करा वो ओथ क्या दुलाएगा। ओथ सबसे पहले टू बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, टू बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मैं भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रखूंगा, उसे बढ़ाऊंगा। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये दो तो जब भी लिए थे जब वो चुनाव लड़ रहा था, मैंने आपको बताया था। अब एक जो लेनी पड़ती जो स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट रही, टू फुलफिल फेथफुली डिस्चार्ज ऑफिस अपॉन ही चूज। जिस ऑफिस कौन सा है, एमपी का मेंबर बन गया ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस को मैं फेथफुली बिल्कुल अच्छे से निभाऊंगा जिसमें मुझे चूज किया गया है, मुझे चुना गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, पसीना आ जाते हैं तो इसलिए मुझे माफी चाहूंगा। तो टू फेथफुली डिस्चार्ज ऑफिस, जिसपे उसको चुना गया है तो उसके लिए उसको शपथ ली जाती है। तो तीन ले रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने की शपथ ले रहा है, ये सोवरेनिटी इंटीग्रिटी बढ़ाने की, और जिस पोस्ट पे वो चुना गया है उसको फेथफुली डिस्चार्ज करने की वो काम है। ओके, अब जो फाइनली हम लोग आते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखते हैं। बस लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, ये हो जाता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी है वो है 1 लाख। कितनी है, 1 लाख स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है कि भाई आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हो उसके लिए आपको अलाउंसेस दिया जाता है 45,000 पर मंथ। ये सब पर मंथ है बच्चों। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस आपको मिलता है। फिर ऑफिस अलाउंस मिलता है 45,000 पर मंथ। ठीक है, और एक पार्लियामेंट्री अलाउंस मिलता है 2,000 पर डे।
ये टोटल करके इनकी क्या होती है, ये पर डे है $2000, ये टोटल इनकी सैलरी या अलाउंसेस मिला के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पूरा पढ़ा दिया। क्वालिफिकेशंस हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, वैकेटिंग ऑफ सीट्स हो गया, ओथ अफर्मेशन हो गया, सैलरी एंड अलाउंसेस हो गया। अब कुछ बाकी रहा नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं फिर भी प्रॉब्लम रही होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए स्टूडेंट्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़े जिससे कि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों प्यार देते रहिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।